हेलो बच्चों, आज क्लास 9 का केमिस्ट्री चैप्टर 1 भाग 2। इससे पहले आपको भाग 1 बताए थे। इसमें से पदार्थ क्या है, पदार्थ के कणों की विशेषताएं और पदार्थ को किन भागों में बांटा गया है। आज आपको हम बताएंगे पदार्थ की अवस्थाएं। उस दिन हम आपको बताए थे कि पदार्थ को जो है 5 भागों में बांटा गया है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन हमें मोस्टली जो है वो 3 ही पढ़ना है: ठोस, द्रव और गैस। अब हम देखते हैं कि ये तीनों में क्या डिफरेंस है, किस प्रकार के होते हैं। हमने देखिए 3 कॉलम बनाए हैं, 3 कॉलम बनाए हैं। केवल फर्स्ट कॉलम में हम लिखे हैं ठोस, इसी के जैसा द्रव में है कुछ चेंजेस और उसी के जैसा कुछ चेंजेस गैस में होता है। तो आइए हम एक एक करके सभी बिंदुओं पर अपना देखने का प्रयास करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठोस की अवस्था किस प्रकार से होती है। तो ठोस का निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है। ठोस ऐसी चीज है जिसमें निश्चित आयतन भी होता है और निश्चित आकार होता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं चौक, जो हमारे हाथ में है। एक चौक आप देख सकते हो, ये निश्चित इसमें आयतन है और इसका आकार भी क्या है, निश्चित है। सेकंड, ठोस को अधिक दबाया नहीं जा सकता है। सही बात कि ठोस ऐसे होते हैं जिसको अधिक हम दबा नहीं सकते। ये चौक है, चौक को हम अधिक दबा नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ ठोस हैं जिसको हम कम मात्रा में दबा सकते हैं लेकिन अधिक दबा नहीं सकते हैं। तीसरा है, ठोस के अणुओं के बीच रिक्त स्थान कम होता है। ठोस जितने भी ठोस है, इसके बीच के जो अणु हैं, इनके बीच रिक्त स्थान, खाली स्थान बहुत ही कम होता है। चौथा, ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। मीन्स ठोस के जितने भी अणु हैं, इनका आकर्षण बल अधिक होने के कारण ही ये ठोस की अवस्था में होते हैं। एक दूसरे के अणु जो है, एक दूसरे अणु जो है अपने मजबूत स्थिति में एक दूसरे को पकड़े हुए रहता है, जिसके कारण ये ठोस अवस्था में होता है। और 5वां पॉइंट है, ठोस के अणु न्यूनतम गतिशील होते हैं। गतिशील का मतलब होता है गतिज ऊर्जा, मतलब गति करना। तो ठोस ऐसा है जहां हम रख देते हैं वो उसी पोजीशन में, वो उसी स्थान में रहता है। ठीक है, मीन्स इसमें जो गति है वो न्यूनतम है। अब हम आपको ले चलते हैं दूसरा पॉइंट, द्रव, लिक्विड। सेम इसी के अपोजिट, ठोस का निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है। द्रव का जो पहला पॉइंट है, इसमें निश्चित आयतन होगा, निश्चित आयतन होगा, लेकिन आकार जो है वो निश्चित नहीं होगा। आकार निश्चित नहीं होता है। थोड़ा सा चेंजेस है कि ठोस में निश्चित आयतन और आकार दोनों होता है, लेकिन द्रव में निश्चित आयतन होता है लेकिन आकार जो है वो निश्चित नहीं होता है। दूसरा, ठोस को अधिक दबाया नहीं जा सकता है, द्रव को कम दबाया जा सकता है। द्रव को कम दबाया जा सकता है, मतलब द्रव को हम दबा सकते हैं लेकिन कम दबा सकते हैं। तीसरा है, ठोस के अणुओं के बीच रिक्त स्थान कम होता है, लेकिन इसमें हो जाएगा द्रव के अणुओं के बीच अधिक होता है, अधिक होता है। आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे उदाहरण कि जब जल में हम नमक या चीनी को घोल देते हैं
तो उसमें वो विलीन हो जाता है, पिघल जाता है, घुल जाता है। कैसे? क्योंकि द्रव के अणुओं के बीच अधिक स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। चौथा है ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। उसी के जैसे द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। अधिक मीन्स ठोस से, ठोस में जो है अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होता है, द्रव में ठोस की अपेक्षा आकर्षण बल कम होता है। पांचवा, ठोस के अणु न्यूनतम गतिशील होते हैं, लेकिन द्रव के अणु गतिशील होते हैं। जितने भी लिक्विड है इसके अणु जो है गतिशील होते हैं, और इसी कारण से अगर हम पानी को फिर सतह पर छोड़ देते हैं तो अपर लेवल से लोअर लेवल की ओर स्वतः गतिशील होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि द्रव के अणु के बीच अणु जो है वो गतिशील होते हैं। तीसरा आपको ले चलते हैं गैस में। गैस, ये दोनों के सिमिलरली इसमें भी हम देखते हैं। ठोस में निश्चित आयतन और आकार दोनों था, द्रव में आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित है, और गैस में दोनों ही मीन्स आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। मतलब गैस ऐसा है जिसमें ना ही निश्चित आयतन होता है और ना ही निश्चित आकार होता है। सेकेंड, द्रव को अधिक दबाया जा सकता है। गैस को अधिक दबाया जा सकता है। सबसे पहले हमने देखे कि ठोस को दबाया नहीं जा सकता है, द्रव को कम दबाया जा सकता है, लेकिन गैस को सबसे अधिक दबाया जा सकता है। तीसरा, गैस के अणु के बीच रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। गैस के अणु के बीच रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है, और इसी कारण से गैस के अणु जो है आपस में कम मिले होते हैं और वो कहीं भी घूमते रहते हैं, कहीं भी वो बहते रहते हैं। चौथा है, गैस के अणु के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। हमने देखे कि ठोस के अणु के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, उसके अपेक्षा द्रव में कम होता है, और सबसे कम गैस में होता है। पांचवा पॉइंट, गैस के अणु निरंतर गतिशील होता है, निरंतर गतिशील होता है। ठोस के अणु जो है वो गतिशील नहीं होते हैं,
द्रव के अणु जो है गतिशील होता है और गैस के जो अणु है वो सबसे अधिक गतिशील होता है। अब सवाल ये है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था में बदलाव कर सकता है? पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? तो इसका आंसर होगा हाँ, लेकिन इसके साथ कंडीशन है कि पदार्थ अपनी अवस्था कब बदल सकता है। पहला पॉइंट है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, अगर ठोस या द्रव या गैस के बीच तापमान को हम अंतर कर दें, घटा दें या बढ़ा दें, तो पदार्थ जो है ठोस से द्रव हो सकता है, द्रव से गैस हो सकता है, या गैस से द्रव हो सकता है, द्रव से ठोस हो सकता है। कैसे? एक उदाहरण लेते हैं, बल्ब, ये सॉलिड अवस्था में होता है। अगर हम तापमान में वृद्धि कर देते हैं तो ये जल बना देता है, जो लिक्विड अवस्था में होता है। फिर हम तापमान में वृद्धि कर देते हैं तो ये वाष्प बन जाता है, जो कि गैस अवस्था में होता है। अब देखिए कि बल्ब जो है सॉलिड में, ठोस में, जब हम ताप में परिवर्तन किए तो जल बन गया, फिर ताप में परिवर्तन किए तो वाष्प बन गया। अगर हम दूसरी ओर से चलते हैं, इसी वाष्प को अगर हम तापमान में कमी कर देते हैं तो जल बन जाता है। पुनः ताप में हम कमी कर देते हैं तो बल्ब बन जाता है। अर्थात जब भी हम पदार्थ के बीच तापमान में परिवर्तन करेंगे, पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। दूसरा है दाब में परिवर्तन। दाब में परिवर्तन, किसी पदार्थ की अवस्था उस समय भी बदल सकता है जब उसके दाब में परिवर्तन करेंगे। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम डॉक्टर के सिरिंज का। डॉक्टर का सिरिंज इस प्रकार से आपने लिए, उसका पीछे वाला नली आप खींच लीजिए और एक साइड जो है आप अंगूठे से दबा दीजिए और ऊपर से पुश करने का प्रयास कीजिए। देखिए, आप अगर प्रयास करेंगे ज्यादा तो एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे वो जाके नीचे सट जाएगा, मतलब वो धीरे धीरे दबता चला जाएगा। तो दाब में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो ऐसा होता है। दूसरे बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, उदाहरण के लिए जैसे बहुत सारे सब्जी हैं, बैगन है, टमाटर है, उसको हम आसानी से दबा सकते हैं। अगर बैलून है, बैलून की अवस्था में हम चेंज कर सकते हैं। कभी बैलून को गोल कर सकते हैं, कभी लंबा कर सकते हैं, कभी चपटा कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं? जब दाब में हम परिवर्तन करेंगे, प्रेशर में परिवर्तन करेंगे। यह था कि जब पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। अब अगला टॉपिक है आपका वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, इवापोरेशन। इवापोरेशन, वाष्पीकरण क्या है? तो जल से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाता है। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित होते हैं। पहला है सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर। सतह क्षेत्र बढ़ने पर इसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो हम दो उदाहरण लेते हैं। एक प्लेट में या थाली में हम जल को रखते हैं और दूसरा ग्लास को में जल रखते हैं और दोनों में ताप परिवर्तन करते हैं। तो हम देखते हैं कि जिसका सतह ज्यादा है उसमें इवापोरेशन जल्दी होता है, जिसका सतह कम है उसमें इवापोरेशन कम होता है। तो सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की जो दर है वो बढ़ जाती है।
दूसरा, आर्द्रता में कमी। नमी जहां कम होगा वहां इवापोरेशन ज्यादा होगा, जहां नमी ज्यादा होगा वहां इवापोरेशन कम होगा। तीसरा है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन, तो इसके लिए उदाहरण अभी जो आपको हम ऊपर में बताएं कि तापमान में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो सीधा जल जो है वो वाष्प बन जाता है। जल जो है वो वाष्प बन जाता है। कब? जब तापमान में हम परिवर्तन करते हैं। चौथा है वायु की गति। वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति जितनी तेज होगी इवापोरेशन उतना ही तेज होगा। वायु की गति में कमी होगी इवापोरेशन कम होगा। इसी कारण से है कि ठंडे मौसम की अपेक्षा गर्मियों में कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाते हैं। क्यों सूखते हैं? क्योंकि गर्मियों में वायु की जो गति है वो अधिक होता है, जबकि ठंड के मौसम में वायु की गति और वातावरण में आर्द्रता भी होने के कारण उसमें कपड़े बहुत कम से सूखते हैं। अब यहां से सवाल आपको हम दे रहे हैं, कुछ प्रश्न दे रहे हैं, वो आपको बनाना है, उस पर विचार करना है कि गर्मियों के दिनों में हमें सूती के कपड़े पहनने चाहिए, क्यों? क्वेश्चन आप फिर से लिख लीजिए। गर्मियों के दिनों में हमें सूती के कपड़े पहनना चाहिए, क्यों? दूसरा, घड़े की पानी ठंडा हो जाता है, कैसे? घड़े की पानी ठंडा हो जाता है, कैसे? तीसरा, जब एसीटोन या पेट्रोल को हम हथेली पर लेते हैं तो हथेली में ठंड महसूस होती है, कैसे? गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, कैसे? इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। आप इसे पढ़कर क्वेश्चन बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो जो भी हम वीडियो बना रहे हैं उसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, समझिए और सभी पॉइंट जो है एक नोट्स में लिखने का प्रयास कीजिए। और ये नोट्स आप लिखेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ही मदद मिलेगा। फिर आज के बाद मैं आपको अगले वीडियो में बताएंगे जीवन की मौलिक इकाई, मीन्स बायोलॉजी का पहला चैप्टर और आपका चैप्टर नंबर 3। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।